बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट की है बीएसएन थर्ड सेमेस्टर की, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, जो कि हमारे साथ है पैथोफिजियोलॉजी। और इसका जो थर्ड चैप्टर है वो भी हमने कंप्लीट किया है। सेकंड चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि सेकंड चैप्टर को समझने के लिए थर्ड चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए हमने फर्स्ट थर्ड चैप्टर को पढ़ा। अब हम सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर क्या है? मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़, इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग। डिजीज़ का सारा मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, डिजीज़ का इन्फ्लेमेशन हम पढ़ेंगे एंड फिर हीलिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। टर्म यूज्ड इन पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में जो टर्म्स यूज़ होते हैं, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किए हैं, अब और टर्म्स है ऐसे जो कि पैथोफिजियोलॉजी में यूज्ड होते हैं, तो उसको भी थोड़ा पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है? पैथोजेनेसिस है। पैथोजेनेसिस क्या चीज़ है? द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज डेवलपमेंट एंड स्टेज, इन्फेक्शियस डिजीज, एग्जाम्पल इंक्यूबेशन डिजीज एंड कन्वेलेंसेस। यहाँ पे लिखा गया है कि जब डिजीज़ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ हो जाती है, यानी जब डिजीज़ डेवलप हो जाती है या डिजीज़ के डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होते हैं, जिसमें इंक्यूबेशन आता है, जिसमें डिजीज़ आता है एंड कन्वेलेसेंस आते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? सारे स्टेजेस को, इस डिजीज़ के एक्चुअल डेवलपमेंट को हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस डिजीज़ की डेवलपमेंट को, डिजीज़ जो जिस स्टेजेस में डिजीज़ डेवलप होती है, जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीज़ एग्जांपल क्या है? यहाँ पे लिखा गया है कि इंक्यूबेशन पीरियड हो गया वो पीरियड जो कि साइन एंड सिम्टम अभी तक मतलब साइन एंड सिम्टम शो नहीं हुए हैं। साइन एंड सिम्टम शो होने से पहले जो पीरियड होता है जिसमें इंसान इलनेस फील करता है, तो उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। फिर दूसरा आता है डिजीज़, जिसमें साइन एंड सिम्टम शो हो जाते हैं और इंसान को पता चलता है कि हाँ, इसमें ये साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट है, इसको ये डिजीज़ लग गया है। तो इस सारे स्टेजेस को हम क्या कहते हैं? सारे स्टेजेस को हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। अब हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी जो कि हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया है कि पैथो हम डिजीज़ का मतलब पैथोलॉजी से निकला है पैथो, तो इसका मतलब ये है कि डिजीज़ एंड फिजियोलॉजी मीन नॉर्मल फंक्शन। तो हम नॉर्मल एंड जो फंक्शन है स्पेसिफिक डिजीज़ के, उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। The study of the function change associated with the specific disease. एक स्पेसिफिक डिजीज़ में जो फंक्शनल चेंजेस आते हैं, उसको हम क्या करेंगे? उसको जब स्टडी करते हैं तो उस स्टडी के उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को या उस स्पेसिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसको फिर हम पैथोफिजियोलॉजी का नाम देते हैं। How the disease affects specific function of the body. एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक नॉर्मल फंक्शन डिजीज़ से कैसे अफेक्ट होता है, डिजीज़ कैसे अफेक्ट करता है एक नॉर्मल फंक्शन को, एक स्पेसिफिक फंक्शन हो, तो उस सारे फंक्शन के बारे में, उस डिजीज़ के बारे में हम जो स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। अब एक होती है सब्जेक्टिव डेटा, एक होती है ऑब्जेक्टिव डेटा। तो सब्जेक्टिव डेटा किस चीज़ को कहती है और ऑब्जेक्टिव डेटा किस चीज़ को कहते हैं, या सब्जेक्टिव फाइंडिंग किस चीज़ को कहती है, ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग किस चीज़ को कहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव फाइंडिंग वो फाइंडिंग होती है या वो हिस्ट्री होती है जो पेशेंट खुद बताती है, और ऑब्जेक्टिव वो होती है जो कि डॉक्टर या ऑब्जर्वेशनल जो ऑब्जर्वेंस होते हैं, जो ऑब्जर्वर होता है, जो कि ऑब्जर्व करता है पेशेंट को, जो फिजिकल एग्जाम लेता है पेशेंट का, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस डेटा को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा। यहाँ पे लिखा गया है द पेशेंट सिम्टम्स। पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं, जो पेशेंट खुद बताते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। डिस्क्राइब बाय द पेशेंट, जो कि पेशेंट खुद बताता है। द पेशेंट हिस्ट्री, जो कि पेशेंट की हिस्ट्री हो गई। ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग में क्या आते हैं? हेल्थ प्रोवाइडर फाइंडिंग द फिजिकल एग्जाम। एक हेल्थ प्रोवाइडर है जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन लेता है पेशेंट का, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग। अकरेंस ऑफ डिजीज डिफाइन टू पिक्चर। अब
अगर एक डिजीज़ अकर हुई है तो वो 2 फैक्टर्स के ज़रिए हम डिफाइन कर सकते हैं। एक है इंसिडेंस और एक है प्रिवेलेंस। इंसिडेंस वो डिजीज़ होती है जो कि न्यू केसेस पर यूनिट टाइम आते हैं, मतलब न्यू केसेस आते हैं, ओल्ड लेयर का कोई काम नहीं है इसमें। जो न्यू केसेस आते हैं पर यूनिट टाइम के साथ साथ न्यू केसेस आते हैं, न्यू डिजीज़ अकर होती है, तो उसको हम कहते हैं इंसिडेंस। और प्रिवेलेंस उसको कहते हैं जिसे कि हमारे साथ कोरोना का अब जो दूसरा लेयर आया है जिसको हम ओमिक्रॉन कहते हैं, तो इसका हम क्या कहेंगे कि ये पहले कोरोना था, कोरोना दोबारा रिन्यू हो गई है, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, प्रिवेलेंस है। प्रिवेलेंस का मतलब ये हो गया कि मतलब ऑलरेडी हमारे साथ ओल्ड केसेस प्रेजेंट थे, ओल्ड कोरोना केसेस प्रेजेंट थे, लेकिन उसके ऊपर एक न्यू लेयर आ गया जिसको हम ओमिक्रॉन कहते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारे साथ प्रिवेलेंस हो गई। तो इंसिडेंस और प्रिवेलेंस में ये डिफरेंस है कि जो न्यू केसेस आते हैं, ओल्ड लेयर ख़त्म हो गया है, न्यू केसेस आते हैं और न्यू डिजीजेज आते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंसिडेंस। लेकिन जो ओल्ड केसेस प्रेजेंट है ऑलरेडी और ओल्ड डिजीज़ प्रेजेंट है ऑलरेडी, लेकिन उसके ऊपर एक नया लेयर आ गया जो कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, तो उसको हम कहते हैं प्रिवेलेंस। डिजीज़ टर्मिनोलॉजी। डिजीज़ के कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिससे हम डिजीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, या डिजीज़ के इस टर्मिनोलॉजी को डिजीज़ के पढ़ने के लिए ये टर्मिनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे साथ प्रेजेंट है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी हम किस चीज़ को कहते हैं, स्टार्ट से पढ़कर आ रहे हैं कि एटियोलॉजी काज ऑफ डिजीज़ को कहते हैं। तो डिजीज़ जिस वजह से काज होती है उसको हम एटियोलॉजी कहते हैं। फिर हमारे साथ आते हैं आइडियोपैथिक। आइडियोपैथिक वो डिजीज़ होते हैं जिसका कोई काज नहीं होता, अननोन काज होता है, यानी उसका काज मालूम नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं आइडियोपैथिक डिजीज़ेस। जैसे कि हमारे साथ है पल्मोनरी फिब्रोसिस, लंग्स में जो स्कार बन जाते हैं, तो उसको हम आइडियोपैथिक कह सकते हैं। दूसरी है एक्यूट आइडियोपैथिक पोलीन्यूराइटिस, जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है। जब रिफ्लेक्स लॉस हो जाए तो उसको हम कहते हैं एक्यूट आइडियोपैथिक पोलीन्यूराइटिस, जिसका कोई काज नहीं होता, उसका काज अननोन होता है। फिर है लेथ्रोजेनिक डिजीजेज। लेथ्रोजेनिक डिजीजेज वो डिजीज होते हैं जो कि ह्यूमन इंटरवेंशन से काज हो जाए, जिससे कि ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लेट्रो मीन डॉक्टर एंड जेनिक मीन टू काज, यानी जो वो डिजीज़ जो कि डॉक्टर से काज हो जाए या किसी हीलर से काज हो जाए या किसी ह्यूमन बीइंग से काज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं लेट्रोजेनिक डिजीजेस। फिर है कंजेनिटल डिजीजेस, जो कि हम स्टार्ट से पढ़ के आ रहे हैं। कंजेनिटल डिजीजेस वो डिजीजेस होते हैं जो कि बाय बर्थ काज हो जाए। वो डिजीज़ जो कि बाय बर्थ अकर हो जाए तो उसको हम कंजेनिटल डिजीज कहते हैं। रीमिशन वो पीरियड होता है जिसमें साइन एंड सिम्टम कम हो, यानी साइन एंड सिम्टम की इतनी सेवेयर कंडीशन ना हो, साइन एंड सिम्टम इतनी लार्जली या इंक्रीज ना हुए हो, तो उसको हम कहते हैं रीमिशन। एंड एक्सरबेशन वो कंडीशन होता है या वो पीरियड होता है जिसमें साइन एंड सिम्टम इंक्रीज हो जाए। एंडेमिक डिजीजेस वो डिजीजेस होते हैं जो कि हैबिचुअली काज हो जाए, यानी एक लोकल एरिया में हैबिचुअली जो डिजीज़ अकर हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडेमिक डिजीजेस कहते हैं। एपिडेमिक डिजीजेस वो डिजीजेस होते हैं जो कि ब्रेकआउट हो जाए एक डिजीज़ का एक एरिया में और उससे बहुत ज़्यादा मेनी पीपल अफेक्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक डिजीजेस। फिर एपिडेमिक डिजीजेस पेंडेमिक डिजीज़ में भी अकर हो सकती है, या पेंडेमिक डिजीज़ भी एपिडेमिक डिजीज़ से काज हो सकती है। पेंडेमिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो कि एक लार्ज एरिया में वर्ल्ड वाइडली अकर हो जाए, वर्ल्ड वाइडली काज हो जाए डिजीज़ लोगों में, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेंडेमिक डिजीज़ कहते हैं। इसका एक और है एक्सोटॉक्सिक वो होती है जो डिजीज़ दुनिया से एक बार ख़त्म हो जाए और दोबारा से वो आ जाए, तो उसको हम कहते हैं एक्सोटॉक्सिक डिजीजेस। फिर है इंक्यूबेशन पीरियड। डिजीज़ का वो पीरियड होता है जिसमें डिजीज़ की साइन एंड सिम्टम डेवलप ना हुए हो। साइन एंड सिम्टम डेवलपमेंट से पहले जो पीरियड होता है जिसमें इंसान को इलनेस फील होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। फिर है प्रोग्नोसिस वो प्रोबेबिलिटी होती है या वो एबिलिटी या वो चांसेस जिसमें रिकवरी जल्दी हो जाए या जिसकी रिकवरी के चांसेस हो, तो उसको
हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल ले सकते हैं रेबीज एंड मीजल्स का। रेबीज एंड मीजल्स, जो मीजल्स होते हैं वो गुड प्रोग्नोसिस है क्योंकि उसमें रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होती है, जबकि रेबीज में रिकवरी के चांसेस बहुत कम होती है, बल्कि इसकी चांसेस इम्पॉसिबल है। मॉर्बिडिटी किस चीज़ को कहते हैं? मॉर्बिडिटी रेट, एक ग्रुप में जो डिजीज़ रेट है उसको हम मॉर्बिडिटी कहते हैं, और मॉर्टिलिटी एक ग्रुप में जो डेथ रेट है उसको हम मॉर्टिलिटी कहते हैं। फिर है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि ये डिजीज़ कैसे अकर हुई, ये डिजीज़ कहाँ से अकर हुई, और ये डिजीज़ कैसे आई, कहाँ से स्प्रेड हुई, तो उसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। इस सारी स्टडी को हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है डिजीज़ टर्मिनोलॉजीज़ में कम्युनिकेबिलिटी। कम्युनिकेशन डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल से या एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में या दूसरे इंडिविजुअल में खास हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। इज द कैपेसिटी टू स्प्रेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल एंड काज डिजीज़ इन अनदर। एक ऐसी कैपेसिटी जो कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक डिजीज़ को काज करे, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेबिलिटी। इम्यूनोजेनिसिटी किस चीज़ को कहते हैं? इम्यूनोजेनिसिटी वो एबिलिटी है जिसमें इम्यून रिस्पांस इंड्यूस हो जाए, ज़्यादा हो जाए पैथोजन की एबिलिटी की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं। यानी इसका एग्जांपल हम वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन जो है ना, ये एक इनएक्टिव वायरस होते हैं। इनएक्टिव वायरस हम इंसर्ट करते हैं या इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, जो कि क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करे या हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करे, ताकि इस डिजीज़ के अगेंस्ट वो अपना रिस्पॉन्स जल्दी से शो करे, तो उसको हम कहते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। फिर है इनफेक्टिविटी। इन्फेक्टिविटी एंड इम्यूनोजेनिसिटी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। इन्फेक्टिविटी में हम ये पढ़ते हैं कि पैथोजन जब इनेबल हो जाए और वो अपना ससेप्टेबल होस्ट में मल्टीप्लाई होना स्टार्ट करे, यानी पहले वो बहुत कम होता है, उसकी साइन एंड सिम्टम नहीं होते, और बाद में उसकी साइन एंड सिम्टम आ जाए, वो मल्टीप्लाई हो जाए, उस एनवायरनमेंट में एंटर हो जाए और वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए, तो उसको हम इन्फेक्टिविटी कहते हैं। अब है टॉक्सिजेनिसिटी। टॉक्सिजेनिसिटी वो एबिलिटी है जिससे टॉक्सिन या एंडोटॉक्सिन क्या हो जाए? प्रोड्यूस हो जाए। यानी बैक्टीरिया की वो एबिलिटी, खासकर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वो एबिलिटी जिसकी वजह से टॉक्सिन या एंडोटॉक्सिन एनेबल हो जाए या प्रोड्यूस हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? टॉक्सिजेनिसिटी कहते हैं। वायरुलेंस किस चीज़ को कहते हैं? एक पैथोजन की वो कैपेसिटी जिसकी वजह से डिजीज़ खास हो जाए, तो उसको हम कहते हैं वायरुलेंस। यानी इस यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है मीजल्स एंड रेबीज का। मीजल्स का जो वायरुलेंस है वो स्लो है क्योंकि वो रिकवरेबल है और वो उसकी पैथोजन हम जल्दी से ख़त्म हो सकता है, जबकि रेबीज का जो पैथोजन्स होते हैं या वायरस होते हैं वो मोर वायलेंट होते हैं, हाईली वायलेंट होते हैं, और वो जल्दी से ख़त्म नहीं हो जाते, वो इंसान को ख़त्म कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये हाईली वायलेंट है। यहाँ पे लिखा गया है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर का मतलब है रिस्क फैक्टर। जो रिस्क फैक्टर है, डिजीज़ काज करने वाले फैक्टर है, डिजीज़ काज कर सकते हैं इसकी वजह से, तो उसको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर, जिसमें आ सकते हैं एज। एज का मतलब क्या है? यानी जो यंग लोग होते हैं वो प्रोन होते हैं एक्सीडेंट से, यानी एक्सीडेंट वगैरह से वो लोग प्रोन हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, वो इतना डरते नहीं है, वो जल्दी से रिकवर भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही एज बढ़ जाता है, एज इंक्रीज होता है, तो डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गए, ये भी एज के साथ साथ हो जाता है। हार्ट डिजीज़ हो जाए या इस तरह से कैंसर वगैरह हो गए, इसकी भी रिस्क ज़्यादा हो जाती है एज के साथ साथ। वेरी ओल्ड आर प्रोन टू ड्रग इंटरेक्शन। जो भी ज़्यादा ओल्ड पीपल है तो वो प्रोन हो जाते हैं ड्रग इंटरेक्शन से, यानी उसका ताल्लुक क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है ड्रग इंटरेक्शन के साथ या ड्रग्स वगैरह के साथ। यहाँ पे लिखा गया है 6 का मतलब ये है कि जो वुमेन्स होते हैं वो मोर फ्रिक्वेंट होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ। यानी ऑस्टियोपोरोसिस का क्या मतलब है? क्योंकि उन लोगों का जो बोन्स होते हैं, जो वुमेन्स का बोन होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, उसकी बोन में इतनी ताकत नहीं होती, और वो फिर टाइम के साथ साथ क्या हो जाते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस उसे लग जाता है, यानी बोन की डिजीज़ उसे लग जाता है। जबकि मेल की जो मोर फ्रिक्वेंट होती है, मेल मोर फ्रिक्वेंट होते हैं गाइड्स तक, और पार्किंसंस डिजीज़ ये मोर फ्रिक्वेंट होते हैं मेन में।
लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो लाइफस्टाइल का एग्जांपल हम ले सकते हैं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा है वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम करता है, कारखानों वगैरह में काम करता है, तो वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होती है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा होती है, फॉग वगैरह होती है, तो उस वजह से क्या लग सकता है, उसको लंग डिजीज़ लग सकता है, माउथ डिजीज़ लग सकता है, किडनी वगैरह भी ख़राब हो सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन की वजह से भी रिस्क फैक्टर डिजीज़ की ज़्यादा होती है। दूसरी ही स्मोकिंग की वजह से जब ज़्यादा मोर स्मोकिंग करता है एक बंदा, या जो स्मोकिंग वाले लोगों से ताल्लुक़ रखता है, तो उसको भी कैंसर की चांसेस ज़्यादा होती है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। एक्सेस अल्कोहल, जो एक्सेस अल्कोहल ले रहा है तो उसको लीवर की डिजीज़ेस ज़्यादा लग सकती है। पुअर न्यूट्रिशन हो तो माल न्यूट्रिशन में लोग चले जाते हैं पुअर न्यूट्रिशन की वजह से। सेडेंट्री एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सेडेंट्री एक्टिविटी की वजह से भी जो लोग होते हैं वो अब्यूज़ हो जाते हैं और फिर डायबिटीज़ वगैरह की चांसेस ज़्यादा होती है, हार्ट डिजीज़ के चांसेस। एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो वही एयर पोल्यूशन की वजह से हमारी लंग की डिजीज़ ज़्यादा कास हो सकती है। वाटर पोल्यूशन की वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिजीज़ कास हो सकती है। पुअर लिविंग कंडीशन की वजह से हम क्या मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से भी मेंटली बहुत सारी डिजीज़ कास हो सकती है। एक्सेसिव नॉइज़ की वजह से भी मेंटली इंसान डिस्टर्ब होता है। एंड क्रोनिक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, और जब ज़्यादा टाइम से स्ट्रेस हो, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, तो इसकी वजह से भी मेंटली इंसान डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर है हेरिडिटी, जीन्स की वजह से डिजीज़ आ सकती है, जिसमें ये बहुत कम चांसेस इसकी होती है, यानी जीन्स की वजह से जो है ना, ये या तो कंजेनिटल डिजीज़ कास हो जाती है, या बाद में जीन्स की वजह से जो मतलब हम पूछते हैं कि आपके ख़ानदान में कोई डिज़ीज़ ऐसी तरह से तो नहीं थी, अगर ख़ानदान में हो तो फिर जीन्स की वजह से ये कास हो सकती है। अच्छा, तो जीन्स की वजह से कौन कौन से डिजीज़ उसकी रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, मेंटल रिटार्डेशन की और लंग कैंसर की। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अपने प्रिवेंशन करना बेस्ट ट्रीटमेंट है डिजीज़ की। बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, अपना प्रिवेंशन करना, अपना हिफाजत करना, अपना ख्याल रखना। डील विद अल्टरनेटिंग रिस्क फैक्टर दैट कैन बी चेंज, ये ज़्यादातर ऐसे रिस्क फैक्टर है जो कि हमें चेंज कर सकती है, हमारी हेल्थ केयर को चेंज कर सकती है, हमारा जो हेल्थ है वो महफूज रह सकता है प्रिवेंशन की वजह से। होम्योस्टेसिस की अगर हम बात करें तो ये हम 10th से पढ़ के आ रहे हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस वो एनवायरनमेंट होता है जिसमें हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करें, बैलेंस रखें बॉडी में, तो उसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस रेगुलेशन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये दो फीडबैक की वजह से होती है, एक या तो पॉजिटिव फीडबैक अगर होता है या नेगेटिव फीडबैक की फिर 3 कंपोनेंट्स है। एक है रिसेप्टर, जिसकी वजह से मैसेज आता है, जो कि रिसीव करता है मैसेज को, यानी फॉर एग्जांपल हमारा जो थर्मामीटर हो गया, ये क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है, फिर वो कंट्रोल सेंटर तक ले चलता है, जो कि हमारे साथ एक हमारा जो थर्मोस्टेट है या जो हमारा ब्रेन वगैरह है, यहाँ तक मैसेज को ले चलता है हाइपोथैलेमस तक, और वहाँ से फिर क्या करता है, इफेक्ट आ जाता है, उस टेम्परेचर को रिस्पांस देता है, उस टेम्परेचर पे इफेक्ट देता है, ताकि जो हमारा टेम्परेचर है वो अपना नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, नॉर्मल कंडीशन रिस्टोर हो जाए। तो ये इसकी फिर 2 टाइप ऑफ फीडबैक है, एक है पॉजिटिव फीडबैक, एक है नेगेटिव फीडबैक। अगर नेगेटिव फीडबैक की हम बात करें तो इसमें रिस्टोर हो जाता है, ऐसे चेंजेस अकर हो जाते हैं जो कि हमारे नॉर्मल कंडीशन को रिस्टोर करता है, जिसमें टीटर टोटर की अगर एग्जांपल हम ले लें, यानी सीसा की एग्जांपल, ये हमारी बॉडी को स्टेबलाइज करती है, ये हमारी बॉडी में मोस्ट कॉमन होता है, यानी ये ज़्यादातर नेगेटिव फीडबैक होता है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक बहुत लीस्ट होता है, बहुत कम होता है, लीस्ट कॉमन है। अगर ये हमारी बॉडी में अगर कोई चेंज आता है तो उसको एक्सोगरेट करता है, यानी उसको और भी बढ़ाता है। अगर कोई डिजीज़ वाली चेंज आ गई और हमारी बॉडी में पॉजिटिव फीडबैक अकर हुआ, तो इससे ये होता है कि उस डिजीज़ को और भी बढ़ाता है वो। रिजेंबल डोमेनो इफेक्ट, ये एक डोमेनो इफेक्ट है, स्टिमुलेटिंग है और लीस्ट कॉमन है। सेल डैमेज की अगर हम बात करें तो सेल डैमेज इज द मेन
इज़ द मेन रीज़न टू लॉस होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की वजह से फिर या तो रिकवर हो जाता है इंसान या सेल डैमेज हो जाते हैं। सेल डैमेज में क्या आते हैं, ऑक्सीजन की अगर डिफिशिएंसी हो जाए तो हाइपोक्सीमा हो जाती है, हाइपोक्सीमा की वजह से फिर एक्सकीमिया हो जाती है, एक्सकीमिया की वजह से फिर नेक्रोसिस हो जाते हैं और नेक्रोसिस की वजह से गैंग्रीन्स बन जाते हैं, यानी हमारी बॉडी की जो सेल है वो डेथ हो जाती है। सेल डेथ क्या होती है? Once it occurs, lysis occur to release of lysosomal enzymes to cause inflammation। जब हमारे बॉडी में lysosomal enzymes रिलीज हो जाए तो इसकी वजह से फिर क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारी बॉडी में सेल की डेथ स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर इन्फ्लेमेशन द डेथ सेल टिश्यूज इज आइदर, या और इन्फ्लेमेशन के बाद फिर क्या होता है, उस डेथ सेल की दो रीजन होते हैं या दो काम होते हैं, या तो वो टिश्यू रिप्लेस्ड हो जाते हैं, यानी जो स्कार टिश्यू उससे बन जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा से उस पर नए सेल बन जाते हैं, या वही सेल रीजनरेट हो जाते हैं, ओरिजिनल टिश्यू उससे बन जाते हैं। तो जब उससे क्या हो जाए, रीजनरेट जब वो हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एडाप्टेशन कहते हैं फिर, यानी ये सेल एडाप्ट हो गए। और अगर रिप्लेस्ड हो गए तो हम कहते हैं कि ये सेल दोबारा से रिप्लेस हो गए, यानी वो जो डेथ सेल थे वो ख़त्म हो गए और इस पर दोबारा से रिप्लेसमेंट आ गया, यानी दोबारा से ये सेल बन गए। मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन। मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन में क्या होता है, जब बॉडी के अंदर पैथोजन चला जाता है, बॉडी को पैथोजन एंटर हुआ है, द पैथोजन प्रोड्यूस एंड मेक टॉक्सिन। तो पैथोजन क्या हो जाता है, उसका रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, वो बढ़ जाता है और टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन तैयार करता है। तो जब टॉक्सिन तैयार करता है तो वो टॉक्सिन टी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी जैसे है सफाई होते हैं, सफाई क्या करते हैं, दुश्मन को रिकॉग्नाइज करता है, और जब दुश्मन को रिकॉग्नाइज करते हैं तो फौज का काम ये होता है कि उस पर हमला करता है और उसको ख़त्म करता है। तो इसी तरह से फिर हमारी बॉडी में बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज को बनाते हैं, मोर एंटीबॉडीज को बनाते हैं और उस पैथोजन पे हमला करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म करते हैं। द पर्सन बिगिन टू फील वेल, और उसके बाद जब वो बी लिम्फोसाइट अपने काम में कामयाब हो गए तो पर्सन क्या हो जाता है, वो फीलिंग वेल फील करते हैं, यानी वो ठीक हो जाता है। फिर है मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन एंड सेलुलर इंजरी बाई बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन काज होते हैं उसका मैकेनिज्म क्या होता है, सेलुलर इंजरी बाई बैक्टीरिया ये क्या होती है, इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप लोग अपना हर टाइप ऑफ क्वेश्चन इस लेक्चर के मुताबिक शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।